नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। वीकली एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी में तेज गिरावट, 400 अंकों से ज्यादा फिसला इंडेक्स। निफ्टी ने भी सारी बढ़त गंवाई। मिड कैप्स में भी दबाव बढ़ा। आरबीआई गवर्नर ने एनबीएफसीज को फिर चेताया। फिक्की में शक्तिकांत दास ने कहा, कैपिटल के लिए बैंकों पर निर्भरता करे कम, लोन बांटने पर भी सतर्कता बरतने की जरूरत। साथ ही बोले, खाद्य कीमतों में उछाल से महंगाई बढ़ने का खतरा बरकरार। डिविडेंड पर बैठक से पहले बीपीसीएल में जोरदार तेजी, शेयर 3% की तेजी के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। विनिवेश में और होगी देरी से आईडीबीआई बैंक 3% से ज्यादा फिसला। सरकार ने वैल्यूअर नियुक्ति के लिए बोली प्रक्रिया रद्द की। सिर्फ एक बोली मिलने की वजह से किया फैसला। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। प्राइमरी बाजार जबरदस्त गुलजार, टाटा टेक और रेडा को मिला शानदार रिस्पांस। दोनों इशू 3 गुने से ज्यादा बढ़े। गंधार फ्लेयर राइटिंग में भी जोरदार सब्सक्रिप्शन, पहले ही दिन दोनों इशू पूरे भरे। ओपनएआई में होगी सैम ऑल्टमैन की वापसी। ओपनएआई ने ट्वीट कर किया ऐलान। सैम ऑल्टमैन ने कहा, माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर करेंगे काम। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में प्रेशर बनते हुए। शुरुआत तो ठीक हुई थी, लेकिन अब सब बढ़त गवाकर बाजार दिन के निचले स्तरों के आसपास कारोबार कर रहा है। निफ्टी 19,700 के स्तरों तक फिसला, अभी 19,730 पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 52 अंकों की कमजोरी अभी भी देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी को आज के सेशन में, तो यहां भी प्रेशर दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी, इनफैक्ट अगर आप पूरे ही स्पेस को देखेंगे तो बैंक्स और फाइनेंशियल्स पर ज्यादा प्रेशर है। दिन के लोअर लेवल्स पर बैंक निफ्टी 400 अंकों की गिरावट के साथ कर रहा है ट्रेड। और सिमिलरली अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स देखेंगे, सरकारी बैंकों का इंडेक्स देखेंगे, तो ये पूरी ही पॉकेट, ये पूरा जो स्पेस है बैंक्स फाइनेंशियल्स का, ये अंडर प्रेशर आते हुए दिखाई दिया है। आरबीआई गवर्नर की ओर से कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स भी आए हैं, जिसकी वजह से ये प्रेशर और एक्सटेंड हुआ है। क्या बयान आया वो तो आपको सुनवाएंगे, लेकिन फटाफट से एक बार बाकी इंडाइसिस को देख लेते हैं और एक बार फटाफट से नजर डालते हैं इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे क्यूज पर भी और एनएससी स्टैट्स पर भी। मार्केट की ब्रेथ आपके सामने लेकर आते हैं, क्योंकि ब्रेथ आज के सत्र में आपको मार्केट की नेगेटिव साइड पर ही दिखाई देगी, क्योंकि प्रेशर चौतरफा देखने को मिल रहा है। बट कैप्स भी अपनी बढ़त गवाकर अब ट्रेड कर रहे हैं। 1082 स्टॉक से सिर्फ जो बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 1882 स्टॉक से जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। तो ये है फिलहाल गिरने बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या। अब दिखाते हैं आपको इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे संकेतों को। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं यूएस मार्केट के क्यूज से पहले यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत पर। यहाँ पर जो शुरुआत है वो सुस्ती के साथ ही हुई है। कैक्स और डैक लाल निशान में ओपन करते हुए एशियन मार्केट्स को देखेंगे इस समय, तो एशियन मार्केट ज्यादातर आज के कारोबार में मिक्स्ड ही दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ एक निक्केई और कॉस्पी जो हरे निशान में है, बाकी सभी मार्केट्स लाल निशान में कर रहे हैं ट्रेड। फेड के मिनट्स जारी होने के बाद एशियन मार्केट्स मिक्स्ड हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स भरपूर सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए 9 अंकों पर है डॉ फ्यूचर्स। नैस्डैक का फ्यूचर 37 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर भी कोई क्लियर क्यूज नहीं है। लेकिन मार्केट में जो ये प्रेशर बनते हुए दिखाई दिया है वो डोमेस्टिक मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स की बात करें तो वो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के बयान के बाद ये थोड़ा सा प्रेशर और एक्सटेंड हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एनबीएफसीज को बिजनेस साइकिल के खराब दौर के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने बैंक और एनबीएफसीज को रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करने की सलाह भी दी है। सुनिए। The Indian banking system continues to be resilient, backed by improved capital ratios, asset quality, and robust earnings growth. The financial indicators of non-banking financial companies, that is NBFCs, are also in line with that of the banking system as per the latest data available. While banks and NBFCs are showing good performance now, sustaining it requires concerted efforts. In good times like these, banks and NBFCs need to reflect and introspect as to where potential risks could possibly originate. Now is the time for them to further strengthen their risk management practices, build additional buffers to face the situation if the business cycle turns adverse in the future due to some reason. तो ये आपने सुना शक्तिकांता दास को, और थोड़ी सी यहाँ पर सख्ती
सख्त स्टेटमेंट्स उनकी ओर से आते हुए बैंक्स फाइनेंशियल स्पेस से जुड़े हुए, और इसीलिए अगर आप इस पूरे स्पेस को देखें तो दबाव बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। खैर, शिल्पा राउत हमारे साथ मौजूद है प्रभुदास लीलाधर से। शिल्पा नमस्कार। पहले तो बताइए आपका क्या व्यू है इन लेवल से निफ्टी बैंक निफ्टी तो अंडर प्रेशर है ही क्लियरली, इन स्तरों से भी और नीचे जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी दिख रही है टुवर्ड्स मार्केट क्लोजिंग? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। यहाँ पे इंडाइसेस की बात करेंगे तो एफआईएस अभी भी नेट लॉन्ग्स ओनली 21% पे है, तो यहाँ पे डेफिनेटली शॉर्ट्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पे दबाव है। यहाँ बैंक निफ्टी की बात करेंगे या निफ्टी की, तो दोनों एक इंट्राडे सपोर्ट पे आ गए हैं। जो एक छोटा करेक्शन हम लोग रोज देखते हैं वो आज थोड़ा डीपन हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है बैंक निफ्टी के जोन्स पे जहाँ पे हम लोग अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो ये 43,200 300 ये जो जोन्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पॉट बेसिस में। अगर ये होल्ड करता है तो हम लोग वापस 43,800 तक के भी लेवल्स देख सकते हैं। अदरवाइज बाइंग फ्रेश आपको टूवर्ड्स 43,042 के लेवल्स पे मिलेगा। तो अभी के लिए कॉशियस है। अगर कोई रिस्क टेकर्स है तो यहाँ पे आप 43,200 डे लो के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे एक ट्रेड अटेम्प्ट ले सकते हैं। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक कोई ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं शिल्पा? यहाँ पे एक ही मुझे अभी अच्छा लग रहा है जो स्पेस इज फार्मा एक डिफेंसिव स्पेस भी है और मार्केट अभी थोड़ा वोलेटाइल है, तो ये स्पेस ही आपको एक लॉन्ग टर्म या फिर एक पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे दिखा सकता है। तो फार्मा में मुझे जाइडस लाइफ बहुत अच्छा लग रहा है। जाइडस लाइफ अभी फ्यूचर 642 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो आप 638 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे लॉन्ग अटेम्प्ट ले सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 651 to 654। ओके, तो ये है आपके लिए ट्रेड्स जाइडस लाइफ पर, जहां पर एक आप इनिशिएट कर सकते हैं पोजीशन 642 के आसपास फिलहाल कारोबार करते हुए। लेकिन चलिए मिड कैप्स का हाल आपके सामने लेकर आते हैं। इंडेक्स तो आपने देखा ही अपनी बढ़त गवा चुका है, अब नेगेटिव बायस के साथ ही ट्रेड होते हुए दिख रहा है। दिखाते हैं आपको फटाफट से पॉकेट मिड कैप्स की, जहां पर आज के सेशन में एक्शन है। एनबीएफसीज में गिरावट है, वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 3.5% नीचे, 2% नीचे आवास फाइनेंसर्स, होम फर्स्ट फाइनेंस 2.5% नीचे, सेटन क्रेडिट केयर में 2.5% की कमजोरी देखने को मिल रही है। बैंक स्टॉक्स आईडीबीआई बैंक, जेएनके बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 3.5% तक की गिरावट इन स्टॉक्स में ब्याज के कारोबार में। आईटी स्टॉक्स मिड कैप स्मॉल कैप्स में प्रेशर, 7% नीचे सोनाटा के, पेटीटेक 4% नीचे, जेंसर 3% नीचे, न्यूजन सॉफ्टवेयर भी 3% नीचे कारोबार करते हुए। रियल्टी में फिनिक्स मिल्स, उबरा रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज और इंडियबुल्स रियल 3-3.5% नीचे, ये सभी शेयर्स भी कारोबार कर रहे हैं। फार्मा में एडवांस एंजाइम्स 4% ऊपर है, आयल केमिकल 3.5% ऊपर, ग्लेंड फार्मा में 4% का अप मूव और 2.5% ऊपर जीएसके फार्मा ट्रेड कर रहा है। टेक्सटाइल स्टॉक्स में आज खरीदारी दिखेगी, केपीआर मिल 4% ऊपर, इंडो काउंटर इंडस्ट्रीज 4% ऊपर है, 3% की तेजी बॉम्बे डाइंग में, रूपा एंड कंपनी भी 2% की बढ़त दिखा रहा है। कुछ और मिड कैप्स के शेयर्स जो तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड, सीजी पावर 20% के अपर सर्किट पर यह स्टॉक, एक खबर और उस खबर के बाद एक स्टॉक का मूड बदलते हुए यहां तेजी बनी है। न्यू इंडिया एश्योरेंस 5% ऊपर है, यूरोमिंडा 3% ऊपर है, गोदरेज इंडस्ट्रीज में भी 1.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन सीजी पावर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर 20% का अपर सर्किट अब लगते हुए दिखाई दिया है। यह स्टॉक फोकस में है। दरअसल मुरुगप्पा ग्रुप सेमीकंडक्टर कारोबार में उतर गया है और शायद इसीलिए ये जोरदार तेजी बनती हुई दिखाई दी है। क्या है और डिटेल्स बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। तो यतिन बताइए, सीजी पावर अपर सर्किट पर लॉक, क्या खबर है ऐसी जिसके बाद ये जोरदार तेजी बनी है? बिल्कुल दीपाली, गुड आफ्टरनून। देखिए, अगर हम सीजी पावर की बात करें तो कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजेस को ये इन्फॉर्म किया है कि वो सेमीकंडक्टर के कारोबार में फोरे करेंगे और सेमीकंडक्टर की जो टेस्टिंग है उसकी फैसिलिटी के अंदर निवेश करेंगे। और इसके लिए इन्होंने जो रिस्पेक्टिव मंत्रालय है और भारत सरकार है, इनको एक एप्लीकेशन भी दी हुई है। और मुरुगप्पा ग्रुप के बारे में हम जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ये नए नए सेगमेंट्स में आते हैं और सीजी पावर की जो ये सेमीकंडक्टर फोरे है, इसमें शायद बाजार को लगता है कि बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर कंपनी के लिए बन सकता है। और सीजी पावर ही नहीं, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनियां जैसे कार्बोरंडम यूनिवर्सल हो या ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया हो, टीआई इंडिया, यहाँ भी आप 10 से 15% का गेन देख रहे हैं। तो पूरा का पूरा जो मुरुगप्पा ग्रुप है, उनकी ग्रुप कंपनीज है, खास करके सीजी पावर आज फोकस में है, क्योंकि ग्रुप की जो डिसीजन है वो सेमीकंडक्टर बिजनेस में आने की है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन आप इन्वेस्टर कम्युनिटी से देख रहे हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप के शेयर्स में। शुक्रिया यतिन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो जोरदार तेजी 470 के मौजूदा लेवल्स, एक स्ट्रॉन्ग अप मूव में ये स्टॉक फिलहाल कारोबार करते हुए अपने हाईज पर। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे गंधार ऑयल रिफाइनरी की। आज ये आईपीओ खुला है और कंपनी ने जो इशू प्राइस
रखा है इस आईपीओ का 160 से 169 पर शेयर का है। कंपनी इशू से 500 करोड़ जुटाना चाहती है, जिसमें 198 करोड़ का ओएफएस है। कंपनी के आईपीओ और आगे की योजनाओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के जॉइंट एमडी अश्लेष पारेख। अश्लेष जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो इनफैक्ट समझना चाहेंगे कि कौन सी वो कैटेगरी ऑफ ऑयल्स हैं जिसमें आप डील करते हैं, क्या रॉ मटेरियल आप यूज़ करते हैं, किन इंडस्ट्रीज़ में इनका इस्तेमाल होता है? गंधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड हम लोग वाइट ऑयल के मार्केट लीडर है, जहाँ पे हम लोग का 26% मार्केट शेयर है इंडिया में और वन ऑफ द टॉप 5 प्लेयर्स ग्लोबली है। अभी वाइट ऑयल जो प्रोडक्ट है वो यूज़ होता है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूज़ होता है, बट सबसे ज़्यादा जो यूजेज है वाइट ऑयल का वो है कंज्यूमर केयर और हेल्थ केयर में, जहाँ पे हम लोग का एक डिवीजन है पर्सनल केयर हेल्थ केयर परफॉर्मेंस ऑयल, जो 55% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, जिससे गांधार का टोटल रेवेन्यू है उसमें 55% रेवेन्यू ये डिवीजन से आता है। ओके अच्छा अश्लेष, जो फंड्स आप रेस कर रहे हैं उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? जो डिटेल्स में देख रही थी उसके मुताबिक आप कैपेक्स जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए तो इस रकम को यूज करेंगे ही, लेकिन 22 करोड़ के आसपास की प्रोसीड्स आप लोन के पेमेंट के लिए करेंगे, जो आपकी मटेरियल सब्सिडरी है टेक्सॉन। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल्स आप शेयर कर पाएंगे, और क्या ये मान के चलें कि 22 करोड़ के लोन पेमेंट के बाद कोई डेट नहीं बचेगा? तो टोटल हम लोग जो रकम जुटाने जा रहे हैं वो है 302 करोड़, जहाँ पे टेक्सॉल हमारी जो सब्सिडरी है दुबई में, जो जहाँ पे हमारी तीसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ पे 23 करोड़ का टर्म लोन है जो हम लोग रीपे करना चाहेंगे। फिर हम लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन बढ़ा रहे हैं इंडियन फैसिलिटी में, 1 लाख केल तलोजा फैसिलिटी में और 18,000 केल सिलवासा फैसिलिटी में। 1 लाख केल हम लोग इंटरनल अक्रूवल से प्लांट एक्सपेंशन कर रहे हैं, और 18,000 केल का जो एक्सपेंशन है सिलवासा फैसिलिटी में वो 27 करोड़ हम लोग यूज़ करेंगे प्रोसेस ऑफ द इशू से। बाकी 185 करोड़ हम लोग वर्किंग कैपिटल में यूज़ करने का प्लान कर रहे हैं, ये प्राइमरी फंड रेजिंग से। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द आईपीओ हम ये टोटल लॉन्ग टर्म डेट तो ज़ीरो हो जाएगा। ओके अच्छा, क्विकली एक चीज़ और, अगर हम आगे का ग्रोथ आउटलुक समझना चाहें तो अगर आपकी कंपनी के सोफार फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यू, एबिटा, वे जो आपकी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रही है पिछले 3-4 सालों में वो 40 से 50% रही है। प्रॉफिटेबिलिटी में आपकी ग्रोथ भी 20% के आसपास रही है। तो पहले तो यहाँ से क्या ट्रैजेक्टरी आप देख रहे हैं? वहीं रेवेन्यू और एबिटा के सामने पैट आपका कम ग्रो क्यों हुआ है? और क्विकली मार्जिन्स, क्योंकि वाइट ऑयल में आप डील करते हैं तो मार्जिन्स यूजुअली कितने रहते हैं इस सेगमेंट में? जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग का जो हमारी जो लीडरशिप पोजीशन है वो है वाइट ऑयल में, जहाँ पे 26% हम लोग की हमारी मार्केट लीडरशिप है इंडिया में। जो ग्रोथ हम लोग ने गंधार ऑयल ने विटनेस किया है लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में, 2021 में जो रेवेन्यू था 2070 करोड़ और 2023 में 4080 करोड़, तो 41% CAGR से कंपनी ने रेवेन्यू ग्रो किया हुआ है। और वो हिसाब से आप देखना चाहोगे तो प्रॉफिट भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है from 248 crores in FY21 to 316 crores in FY23। अभी ऑल्दो मार्जिन्स आर इन सिंगल डिजिट, बट आप देखोगे तो ROE और ROCE हम लोग की कंपनी का काफ़ी ज़्यादा है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी हम लोग FY23 में 32% था और ROCE 41% था। ओके चलिए, तो ये बात हुई आगे के आउटलुक की और साथ ही साथ अब तक की ग्रोथ की, और यहाँ पर आईपीओ प्रोसीड्स का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा उसके बारे में भी डिटेल्स अश्लेष शेयर करते हुए। चलिए, थैंक यू सो मच CNBC आवाज़ पर आने के लिए, क्विक व्यूज़ शेयर करने के लिए इस आईपीओ और आगे के प्लान्स पर। गुड लक आपको इस आईपीओ के लिए। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी। ब्रेक के उस पार भी कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, कुछ और स्टॉक्स पे करेंगे चर्चा। आप देखते रहिए मिड कैप मंत्रा। मिड कैप मंत्रा बाजार दिन के लोअर लेवल्स टच करने के बाद थोड़ा सा संभलते हुए आपको दिखाई देगा, लेकिन अभी भी प्रेशर के साथ ही कर रहा है ट्रेड। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप्स सभी लाल निशान में है। निफ्टी अब 35 अंक नीचे है। सेंसेक्स दिन के लोअर लेवल से थोड़ा रिकवर अब संभल कर कारोबार करते हुए 132 अंकों की कमजोरी अभी भी देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक में 400 अंकों की कमजोरी थी, यहाँ अभी भी प्रेशर बना हुआ है। निफ्टी बैंक में उतनी रिकवरी नहीं दिखी, लेकिन मिड कैप्स संभलते हुए अब हरे निशान में लौटते हुए 41,890 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं मिड कैप्स में। स्मॉल कैप्स में प्रेशर है, 1% नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रेड करते हुए यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग इंटेंसिफाई होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये तो रहा मार्केट का, लेकिन आज के सेशन में काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस आपको दिखाई देंगे तेजी की तरफ, जहाँ पर एक अच्छा रुझान आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में ही कुछ ट्रेड्स आपके साथ ऑलरेडी अब तक डिस्कस किए गए हैं।
इस बीच एक स्टॉक लेकर आते हैं जुबिलेंट फूड वर्क्स का 2.5% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। कल भी इनफैक्ट आज इनफैक्ट ये संभलता हुआ दिखाई दे। अगर आप इसके पिछले 4-5 दिनों का मूवमेंट देखेंगे तो ये लगातार थोड़े से प्रेशर में था, लेकिन अब वापस से एक एक्शन तेजी की तरफ बनता हुआ दिखाई दिया है। शिल्पा देखिए एक बार स्टॉक को और बताइए जुबिलेंट फूड वर्क्स पर क्या राय है आपकी? दीपाली जी, जुबिलेंट फूड वर्क्स एक रेंज में है जहाँ पे 520 पे बाइंग आ जाता है, 550 पे रेजिस्टेंस है, तो ये मिडवे है। तो एक यहाँ पे एक साइड में आपको एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट चाहिए, तब भी आप इसमें एक फ्रेश अटेम्प्ट ले सकते हैं, अदरवाइज अभी के लिए अवॉइड। ओके, अवॉइड करने की सलाह है। एक रेंज में फंसा हुआ है स्टॉक। वही रुझान फिलहाल हम देख रहे हैं आज के कारोबार में। इसके अलावा ई क्लर्क सर्विसेज का एक स्टॉक लेकर आते। एक बार देखिए शिल्पा स्टॉक को अगर आप कमेंट करना चाहें, 2621 पर ट्रेड कर रहा है। 300 रुपये की बढ़त स्टॉक में फिलहाल दिखाई दे रही है ई क्लर्क सर्विसेज, और एक का एक्सपर्ट इसमें अब तेजी की तरफ एक्सटेंड हुआ है और दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर कर रहा है कारोबार। आपकी कोई राय ई क्लर्क सर्विसेज पर? यहाँ पे डेफिनेटली एक तो है मोमेंटम, लेकिन ऑलरेडी एक काफ़ी अच्छा एक रैली आ गया है, तो अभी के लिए ऑन डिक्लाइंस बाय करेंगे तो पोजिशनली यहाँ पे 2800 तक के टारगेट्स आपको आते हुए मिलेंगे। 12% की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर ई क्लर्क सर्विसेज का स्टॉक कर रहा है ट्रेड। अब आगे बढ़ेंगे और एक खबर आपके लिए लेकर आते हैं। दूरसंचार विभाग ने विनिवेश मंत्रालय को वोडाफोन आइडिया की हिस्सेदारी पर अपनी रिपोर्ट भेजी है। सूत्रों के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने कहा है कि कंपनी का शेयर फेस वैल्यू से 40% तक बढ़ चुका है। विनिवेश मंत्रालय उचित परिस्थितियों को देखते हुए फैसला ले सकता है। और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा हमारे साथ है। असीम बताइए। देखिए, इसी साल दूरसंचार विभाग सरकार ने वोडाफोन आइडिया में 33% की हिस्सेदारी खरीदी थी। सरकार ने हिस्सेदारी 16,000 करोड़ रुपए के ब्याज के बदले में ली थी। उस वक्त जब ये हिस्सेदारी ली गई थी तो वोडाफोन आइडिया का शेयर 7 रुपए के आसपास था। इसको लेकर के सरकार के फैसले के ऊपर भी काफी सवाल उठे थे कि सरकार ने ये घाटे का सौदा किया है, लेकिन उसके बाद वोडाफोन आइडिया के शेयर ने काफी तेज रफ्तार पकड़ी। शेयर लगातार बढ़ रहा है। अगर मैं पिछले हफ्ते की बात करूं तो कंपनी का शेयर लगभग 14 रुपए के पार पहुंच गया था। तो दूरसंचार विभाग ने अपनी रिपोर्ट डीपम को भेजी है। डीपम से कहा है कि फेस वैल्यू पर हमने ये हिस्सेदारी खरीदी थी, लेकिन अब इसमें काफी सारा गेन हमको देखने को मिल रहा है। 40% के आसपास अप्रिशिएट हो चुका है। तो इस पर आप परिस्थितियों को देखते हुए आप इसके ऊपर कोई फैसला ले सकते हैं। आप ये फैसला देख सकते हैं कि आपको किस हिस्सेदारी किसी तरह से कम करनी है, बढ़ानी है। तो डीपम को इसके ऊपर अंतिम फैसला लेना है। दूरसंचार विभाग ने अपनी रिपोर्ट डीपम को दे दी है और कहा कि काफी ज्यादा साइजेबल गेन्स हमको इस शेयर को खरीदने में दिखाई होते हुए दिख रहे हैं। शुक्रिया असीम आपका डिटेल्स बताने के लिए। तो दूरसंचार विभाग ने पिछले हफ्ते ही दीपम को रिपोर्ट भेजी है और ये तमाम अपडेट असीम ने अभी शेयर की वोडाफोन आइडिया से जुड़ी हुई, जिस पर दूरसंचार विभाग ने विनिवेश मंत्रालय को आइडिया की हिस्सेदारी पर अपनी पूरी रिपोर्ट स्टॉक फिलहाल कारोबार करते हुए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब लेकर आते हैं आपके सामने खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते जो मुकाबला चल रहा है वो निर्मल बंक के स्वाति होटकर एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे मंत्री फिरमार्ट के अरुण कुमार मंत्री के बीच में ये है स्टॉक अपडेट्स। जेएसडब्ल्यू एनर्जी स्वाति होटकर के पोर्टफोलियो में एक ट्रेड ऐड कर रही है। बाय करने की सलाह है 450 के टारगेट्स के लिए। 395 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। 410 के आसपास स्टॉक अभी कारोबार करते हुए। दूसरा ट्रेड है एफडीसी का। यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट्स बुक किए हैं 407 के लेवल्स पर। स्वाति ने 450 के, हालांकि इनके लक्ष्य थे। ईआईएल अरुण कुमार मंत्री के पोर्टफोलियो से एक ट्रेड जहां से एग्जिट ले रहे हैं वो 143 के लेवल्स पर। 162 के हालांकि इनके लक्ष्य थे, तो यहाँ पर पोजीशन से वो निकले हैं ईआईएल में और 143 के आसपास का स्टॉप लॉस इन्होंने रेकमेंड किया था। अब दिखाते हैं आपको कुछ और अपडेट्स अरुण कुमार मंत्री के पोर्टफोलियो से ही। स्वान एनर्जी एक ट्रेड था जहां से एग्जिट लिया है 420 पर। 485 के लक्ष्य के लिए इन्होंने खरीदारी की सलाह दी थी। फिलहाल 421 के आसपास कारोबार करते हुए। अब दिखाते हैं मुनाफे के मीटर में रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है। और तीनों ही खिलाड़ियों में लीड कर रही हैं स्वाति 7.25% के रिटर्न के साथ। रूपक डे का पोर्टफोलियो -2% और अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो -10% से ज्यादा के रिटर्न्स लैंड करते हुए। तो नेगेटिव साइड पर रिटर्न्स अरुण की तरफ से, रूपक की तरफ से आते हुए स्वाति लीड कर रही है 7% के गेन्स के साथ। ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर अब देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज के होल टाइम डायरेक्टर सुमित राठौर और मोहित राठौर से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।